हाय डियर स्टूडेंट, मैं आदिश कुमार अपने यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज ये मेरा लेक्चर फर्स्ट है और आज से ही हम ईपी बोर्ड का मैथ डॉक्टर मनोहर रे का स्टार्ट करेंगे। और इस मैथ का जो पहला चैप्टर है वो वास्तविक संख्या है, जिसे अंग्रेजी में रियल नंबर कहते हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। तो हम कह सकते हैं कि परमेय तथा अपरमेय संख्याओं के सम्मिलित रूप को हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। तो परमेय तथा अपरमेय संख्याओं के सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। तो यहां पर हम लिख सकते हैं परमेय तथा अपरमेय, परमेय तथा अपरमेय संख्याएं के सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। तो यानी अब हमें यह भी पता होना चाहिए कि परमेय संख्याएं और अपरमेय संख्याएं क्या होती हैं। तो अगर हम परमेय संख्या की बात करें, परमेय संख्या की, तो इसमें कंडीशन होती है ऐसी संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी होनी चाहिए। कैसी लिखी होनी चाहिए? P/Q के रूप में। अर्थात P/Q का मतलब है अंश बट्टे हर के रूप में लिखी होनी चाहिए। और जिसका Q अर्थात हम बोल सकते हैं हर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। और अगर हम बात करें अंश और हर अर्थात P/Q की, तो दोनों ये पूर्णांक होने चाहिए। क्या होने चाहिए? पूर्णांक। तो यानी परमेय क्या हो गई? जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, अर्थात अंश बट्टे हर के रूप में लिख सकते हैं, उन्हें हम परमेय संख्या कहते हैं। जिसमें हर 0 नहीं होना चाहिए, P और Q दोनों कैसे होने चाहिए? पूर्णांक। जैसे हम देख सकते हैं एग्जाम्पल में 3/4, 0, 5/3, 0/5। 3/4 दोनों पूर्णांक हैं, हर हमारा 0 भी नहीं है, तो इसका मतलब ये हमारी परमेय संख्या है। 0 हमारी परमेय संख्या है या नहीं है? क्योंकि जब किसी हम संख्या में जब किसी 0 में किसी संख्या से भाग देते हैं, तो जब हमारा आंसर आता है वह हमेशा 0 आता है। तो 0 बट्टे हम कौन सी भी संख्या लिख सकते हैं। तो अगर हम 0 बट्टे कौन सी भी संख्या लिख सकते हैं, तो अंश बट्टे हर के रूप में हो जाएगी ये, और हमारा हर 0 भी नहीं है और दोनों पूर्णांक हो जाएंगे। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं जो 0 होती है हमारी परमेय संख्या होती है। 5/3 दोनों पूर्णांक है, हर हमारा 0 भी नहीं है, तो इसका मतलब ये परमेय संख्या है। 0/5 ये भी हमारी परमेय संख्या है, क्योंकि इसमें अंश हमारा 0 है, हर 0 नहीं है। लेकिन परमेय में अंश 0 हो सकता है, लेकिन हर 0 नहीं होगा। तो हम लिख सकते हैं ये भी हमारी परमेय संख्या है। इसके बाद नेक्स्ट बात करें अपरमेय संख्या की, कि अपरमेय संख्या क्या होती है। तो यानी ये परमेय के ठीक विपरीत होती है। अर्थात हम बोल सकते हैं कि जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, अर्थात जिन्हें अंश बट्टे हर के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उन्हें अपरमेय संख्या कहते हैं। जैसे
आपकी रूट के अंदर जितनी भी संख्याएं होती हैं जो अपने आप में पूर्ण वर्ग नहीं होती हैं उन्हें हम अपर में संख्या कहते हैं। जैसे हम लिख सकते हैं यहाँ पर √3, √5, ये संख्याएं कोई भी अपने आप में पूर्ण वर्ग नहीं है। √7, ऐसे बहुत सारी हो सकती हैं। ठीक है, तो यानी अपर में संख्या के बारे में पता चल गया और पर में संख्या के बारे में पता चल गया। इसके बाद नेक्स्ट सिलेबस की बात करें या फिर हम इसे और देख सकते हैं वास्तविक संख्या को कि संख्या रेखा पर उपस्थित प्रत्येक संख्या वास्तविक संख्या कहलाती है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं संख्या रेखा पर उपस्थित प्रत्येक संख्या रेखा पर उपस्थित प्रत्येक संख्या आपकी क्या कहलाती है? वास्तविक संख्या। तो हम ये भी कह सकते हैं कि संख्या रेखा पर उपस्थित प्रत्येक संख्या वास्तविक संख्या कहलाती है। जैसे हम सबसे पहले संख्या रेखा बनाएंगे, तो ये हमने संख्या रेखा बना दी और संख्या रेखा पर यहां पर हमारा मध्य बिंदु होगा। तो मध्य बिंदु से दाईं तरफ चलोगे तो हमेशा प्लस चलोगे यानी धनात्मक चलोगे। तो यहां पर लिख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे डॉट 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 अनंत तक प्लस की ओर। ऐसे मध्य बिंदु से 0 से हम बाईं तरफ चलेंगे तो -1, -2, -3, -4, ऐसे ही माइनस के अनंत और इधर माइनस की ओर। ठीक है, तो यानी हमारी वास्तविक संख्या के बारे में आप लोगों को पता चल गया कि संख्या रेखा पर उपस्थित प्रत्येक संख्या आपकी वास्तविक संख्या कहलाती है। संख्या रेखा बना ली, संख्या रेखा के मध्य बिंदु से हम दाईं तरफ चलते हैं तो प्लस और मध्य बिंदु से हम बाईं ओर चलते हैं तो माइनस। इसके बाद हम नेक्स्ट सिलेबस की ओर चलते हैं। आपकी है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो आपको पता होनी चाहिए कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होती है। जैसे अगर हम नेक्स्ट सिलेबस की तरफ बढ़ते हैं तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का आपकी क्या होती है। जैसे हम कोई संख्या मान लें 16 है, इसमें हम 3 का भाग देंगे। तो संख्या हमने मान ली 16, इसमें कितने का भाग देंगे? 3 का। जब हम 3 का भाग देंगे तो 5 बार जाएगा, आपको हो जाएंगे 15 और 16 में से 15 में 1 बचेगा। तो यहां पर हमें ये तो पता है कि शेषफल हमारा ये हो गया 1 और ये हमारा क्या होता है? भागफल। और ये होता है हमारा भाज्य और जो जिसका भाग दिया जाता है ये होता है भाजक। अब आप लोगों को भागफल और शेषफल आप पहले से ही जानते हो, लेकिन भाज्य तथा आप लोग भाजक नहीं जानते हो। तो हमें ये पता होना चाहिए कि भाज्य क्या होता है और भाजक क्या होता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं भाज्य और भाजक। तो भाजक अर्थात जिसका भाग दिया जाता है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं जिसका भाग दिया जाता है। तो आप किसका भाग दे रहे थे? 3 का, अर्थात भाजक हमारा कितना हो गया? 3। भाज्य क्या होता है? जिसमें भाग दिया जाता है, जिसमें भाग दिया जाता है, अर्थात हमारा भाज्य कितना हो गया? 16। अब आप लोगों को भागफल आप लोगों को पहले ही पता है। भागफल आपका कितना है? भागफल आपका 5 और शेषफल आपका कितना है? शेषफल है आपका 1। जब हम यहां से देखते हैं तो हमें यह पता चला
कि जो भाज्य होता है हमारा भाज्य, वह भाजक और भागफल के गुणनफल, भाजक और भागफल के गुणनफल तथा शेषफल के योग के बराबर होता है। यानी जो हमारा भाज्य होता है तो वह भाजक भागफल के गुणनफल तथा शेषफल के योग के बराबर होता है। अगर यहां से हम देखना चाहें, भाज्य की जगह भाज्य रखोगे 16 बराबर भाजक हमारा कितना है 3 इंटू भागफल हमारा कितना है 5 प्लस शेषफल कितना है 1, तो हमारा यहाँ हो जाएगा 16 बराबर 16। अर्थात हम कह सकते हैं यहाँ पर जो भाज्य बराबर होता है भाजक इंटू भागफल प्लस के शेषफल। यही हमारी क्या है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। लेकिन यहाँ पर हम अगर इसे संकेत में लिखना चाहें तो इसे हम क्या बोलेंगे, जैसे हम मान लें जो हमारा भाज्य है उसे हम मान लें ए, भाजक को हम मान लें बी, भागफल को हम मान लें क्यू और शेषफल को हम मान लें आर। यानी अगर हम शेषफल को आर मान लें, भागफल को क्यू मान लें, भाजक को बी मान लें और भाज्य को क्या मान लें ए, तब हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होगी, तब हमारी होगी भाज्य बराबर भाज्य अर्थात ए बराबर भाजक अर्थात बी, भागफल अर्थात क्यू प्लस शेषफल की जगह आर। यही हमारी क्या है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। लेकिन इसमें आपको ध्यान रखना होगा कि ये आपका शेषफल होता है तो शेषफल का कभी भी मान 0 से कम नहीं हो सकता है। आप कभी भी किसी संख्या में भाग दोगे तो शेषफल आपने देखा होगा या तो 0 आएगा, 0 से अधिक आ सकता है, लेकिन कभी भी माइनस में नहीं आएगा। तो यहाँ पर अगर हम लिखना चाहें कि जो शेषफल होता है वह हमेशा 0 से बड़ा होता है। लेकिन यहाँ पर हमने ये भी देखा है कि ये यहाँ पर शेषफल जो आता है वह कभी भी भाजक से बड़ा नहीं आता है, क्योंकि जब भाजक से बड़ा आ जाएगा तो उसका हम एक और बार भाग दे सकते हैं। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखना होगा कि हमेशा जो शेषफल होगा वह भाजक से बड़ा नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर आपका भाजक क्या है, भाजक आपका बी, ठीक है, और बी से कभी भी बड़ा नहीं हो सकता है। लेकिन शेषफल आपका हमेशा 0 से बड़ा हो सकता है या फिर 0 ही हो सकता है, अर्थात 0 के बराबर हो सकता है। तो आपने यहाँ से क्या देखा कि जैसे हम किसी संख्या में भाग देते हैं तो भाज्य और भागफल, भाजक और शेषफल ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ से आपका फॉर्मूला होता है भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस के शेषफल। तो यही हमारी क्या होती है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। इसे संकेत में लिखेंगे ए बराबर बी क्यू प्लस के आर। लेकिन हमेशा ध्यान रखना होगा जो शेषफल होगा वह 0 के बराबर हो सकता है या फिर 0 से बड़ा, लेकिन हमेशा भाजक से कैसा होगा छोटा। ठीक, इसके बाद हम बात करेंगे प्रश्नावली फर्स्ट ए। लेकिन आज के लिए इतना रखते हैं। इसके बाद हम आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट सिलेबस के साथ अगली वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।